संभावनाएं तो हमेशा से थी, सपना दिखाया, गिफ्ट मिला, लेकिन उसके बाद मिली पाबंदियां और संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हम बात कर रहे हैं भरतपुर की। उद्योग धंधे, कितनी संभावनाएं थी। पुराने दौर को याद करें तो कई कंपनियां यहां पर लगी हुई थी, लेकिन एक टर्न ऑफ इवेंट के बाद एक एक कर ये कंपनियां बंद होने लगी। संकेत तभी मिल गए थे जब ईंट भट्टे बंद हुए, सरसों तेल उद्योग पर संकट छाया। इसके अलावा कई नामी गिरामी जो कंपनियां थी वो एक एक कर बंद हो रही थी। कभी कहा गया कार्यबल की कमी है, कभी विभिन्न मोर्चों के प्रतिरोध की वजह से सियासत की भेंट ये कंपनियां चढ़ते चली गईं। आज स्थिति ये है कि इस वजह से बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि लोगों को घर चलाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग पलायन की सोच रहे हैं और कुछ क्राइम की दुनिया में एंटर कर चुके हैं। क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? ये स्थितियां बनी ही क्यों? इसका दोषी कौन है? आज इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सीताराम गुप्ता जी हैं, निदेशक हैं समृद्ध भारत संस्थान के, शैलेश कौशिक जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, दयाचंद पचौरी जी अध्यक्ष हैं शहर कांग्रेस भरतपुर के, और दीपक लवाणिया मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। दीपक, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं, कब से शुरू हुआ ये दौर और आज किस स्थिति में ला पटका है भरतपुर को? बिल्कुल स्वप्निल, एक जमाना था जब भरतपुर में सिमको बिरला फैक्ट्री हुआ करती थी। शहर के पास ही एक अलग से शहर बसा हुआ था, स्टाफ कॉलोनी थी, सर्वेंट कॉलोनी थी, बड़ी बड़ी बहुत बड़े एरिया में पूरी फैक्ट्री स्थापित थी और यहाँ रेल के डिब्बे बनाए जाते थे। हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इसके अलावा बिरला फैक्ट्री के पास ही GEW यानी कि जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स, यहाँ जो पार्ट्स बनते थे वो बिरला फैक्ट्री के भी काम आते थे। और भी कई समकक्ष ऐसी फैक्ट्रियाँ थीं जो कि सिमको बिरला फैक्ट्री से जुड़ी हुई थी, वो सभी बंद हो चुकी हैं, उन पर ताला लटका हुआ क्यों? है। इसके अलावा डालमिया डेयरी हुआ करती थी भरतपुर में, आगरा रोड पर, जयपुर रोड पर। वहाँ सपन के नाम से घी बना करता था। वो डालमिया डेयरी आज वीरान है और वहाँ वो पूरा जो बिल्डिंग है, पूरा भवन है, पूरी फैक्ट्री है, वो खंडर में तब्दील हो गई है। बेरोजगारी बढ़ी है स्वप्निल, तो क्राइम का जो ग्राफ है वो भी एक साथ ऊपर आया है। नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियों के बंद होने का कारण क्या रहा दीपक? बिल्कुल, इंडस्ट्रियों के बंद होने की मेन वजह तो राजनीति रही है और इन फैक्ट्रियों में तमाम जो यूनियनें बनी हुई थी, वहाँ के जो नेतागिरी होती थी, उससे जो फैक्ट्री मैनेजमेंट था वो परेशान रहे। इसके अलावा TTZ ने भी अपनी भूमिका निभाई है। अब हाल फिलहाल में NCR ने भी अपनी भूमिका निभाई है। ईंट के भट्टे हैं वो लगभग बंद हो चुके हैं या फिर उनको काफ़ी दूर तक खरीद दिया गया है, जो कि TTZ के दायरे में वो जगह नहीं आती है। भरतपुर में पहले ईंट के भट्टे हुआ करते थे, वहाँ हजारों मजदूर काम करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि उद्योग धंधे जो पुराने थे वो तो बंद हो गए और नए लग नहीं रहे हैं। बिल्कुल। बाबू राज बहादुर जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे, भरतपुर से कई बार लोकसभा का चुनाव जीते थे, उनके ही कार्यकाल में इन फैक्ट्रियों की स्थापना हुई थी। उसके बाद किसी भी राजनेता ने ये नहीं सोचा कि भरतपुर को पहले की तरह से उद्योग धंधे के मामले में आबाद किया जाए, और आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि भरतपुर में कोई बड़ा उद्योग धंधा स्थापित होगा। सीताराम गुप्ता जी निदेशक हैं समृद्ध भारत संस्थान के। सीताराम जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक व्यापारी को आगे बढ़ने के लिए? वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशंस भरतपुर में बनी है उसके पीछे असल वजह क्या है? देखिए, मेरे समझ में कि सिचुएशंस में जाने की जरूरत नहीं है। हम ये सोच सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सीताराम जी, मैं 2 सेकंड आपको रोक रहा हूँ, 2 सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। मैं PCR को एक बार कहूंगा, नाम आपको चेंज करना होगा। सीताराम जी इस वक्त बोल रहे हैं, उनका विंडो ले लें। हाँ सीताराम जी बोलें। हाँ। मैं समझता हूँ कि उस चीज, देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दीपक जी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि किसी राजनेता ने इतनी बड़ी सोच नहीं रखी यहाँ के ने। और लेकिन एक दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि समय के हिसाब से बहुत सी चीजें आती हैं और खत्म भी होती रहती है। तो अब भरतपुर में जो सोचने की जरूरत है वो ये है कि भाई जो घनापुर सेंचुरी आ गई है, ताज म्यूजियम आ गया है, उसकी वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है बहुत ही प्रतिबंधित है और उसकी वजह से हमको थोड़ा बहुत नया सोचना पड़ेगा। और नए सोचने में 2 तरह की सोच है। अगर एक तो मैं कहूँ कि प्रेजेंट में क्या हो सकता है और क्या राजनेता कर सकते हैं। प्रेजेंट में ये हो सकता है कि यहाँ पर नॉलेज इंडस्ट्री लग सकती है और एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लग सकती है और इनको लगाएं। अगर आप देखिए, छोटी सी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी मैं कह रहा हूँ कि आज एप्पल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $3 ट्रिलियन है
वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से थोड़ा ही कम है। तो अगर यहाँ पर भी कोई असेंबली यूनिट लग जाए, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स लग जाए, तो बहुत बड़े रोजगार यहाँ पे पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है उसमें इस तरह की रोजगार की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भरतपुर को 2-3 एंगल से देखने की जरूरत है। भाई यहाँ का पोटेंशियल क्या है, नंबर 1, नंबर 2 यहाँ की लोकेशन क्या है, और नंबर 3 भाई मार्केट, हमारा जो चीज हम बनाएंगे उसका मार्केट कैसे मिलेगा। तो मैं समझता हूँ भरतपुर में अगर हम तीनों चीजों को छोड़ दें, इनको जो सिमको वैगन है, GW है और डालमिया डेयरी है, लेकिन आज हमारा जो सरसों का उद्योग है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में आज की डेट में हम नंबर 1 है। 3000 जॉब्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, और आज हम नंबर 1 है हनी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, लेकिन पास्ट की मिस्टेक से भी तो सीख लेने की जरूरत है। पास्ट की मिस्टेक से अगर सीख नहीं लेंगे तो फिर ऐसे भविष्य की सोच का फायदा क्या निकलेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हम जब एग्रो बेस्ड है उसको हम करें, क्योंकि एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है ये, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आज बी कीपिंग का इतना बड़ा सेंटर हमारे यहाँ पर है, और लोग वहाँ उसमें लगे हुए हैं, और वो सस्टेनेबल है, बिल्कुल टिकाऊ है। दूसरा जो काम है, यहाँ पे छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस ले आइए, जैसे डीग में पोल्ट्री सेंटर ला दीजिए, कामा में फिशरीज का सेंटर की बात हो सकती है। तो ये और ये एजुकेशन हब के रूप में डिक्लेयर हो, ठीक, मतलब सजेशंस तो हैं और एक रोड मैप भी है जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है। शैलेश कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शैलेश कौशिक जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि इलाके को कांग्रेस ने भी सपने कई दिखाए, बीजेपी ने भी सपने कई दिखाए। हम ये कह सकते हैं कि भाई से नेशनल कैपिटल रीजन में जोड़ दिया गया, वो कांग्रेस ने किया, लेकिन प्रस्ताव यहाँ से जा रहे थे, प्रस्ताव जब बन के ही नहीं गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर लेगी। तो गलतियां तो दोनों धड़ों से हुई हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहला कदम रखने की जरूरत क्यों दोनों दलों ने महसूस नहीं की। देखिए, निश्चित रूप से लंबे समय से भरतपुर के विकास में और भरतपुर के उद्योग धंधों के प्रभाव के आगे विकसित होने में एनसीआर की जो नेगेटिविटी कहें या एनसीआर के कारण जो नुकसान है, वो एक बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका में रहा है। हम जानते हैं कि भरतपुर को, जिले को एनसीआर का इतना फायदा नहीं मिल पाया जितना नुकसान हुआ। और दूसरा कारण जो भी सीताराम जी भी कह रहे थे, दीपक भाई भी कह रहे थे, कि टीटीजेड का। तो आज आवश्यकता हमको ये है कि हम किस तरीके से इन जो एनसीआर और टीटीजेड के जो दुष्प्रभाव हमारे उद्योग धंधों के लिए रहे हैं, उनसे किस तरीके से दूर होकर उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर आकर हम आगामी रोजगारों को विकसित करें, आगामी उद्योग धंधों को विकसित करें। अब जैसे कि सीताराम जी ने बताया, बी कीपिंग का हमारा बिल्कुल भरतपुर टॉप पर है, सड़कों पर है। एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अब आगे के समय में स्वप्निल जी मैं बताना चाहूंगा कि ईआरसीपी की भी रहेगी, क्योंकि हमारे भरतपुर का जो जल का स्तर था बहुत नीचा हो चुका है, और जब ईआरसीपी के भरतपुर के लगभग उसको होते होते समय लगेगा शैलेश भाई, उसको होते होते समय लगेगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे जब दोनों सरकारें, या तो देखिए इससे पहले राज्य सरकार थी, उसके बाद गहलोत सरकार आई। शैलेश भाई, उद्योग धंधे पर भी आएगा। शैलेश भाई, मैं ये कह रहा हूं कि पहले राज्य सरकार थी, फिर गहलोत सरकार आई, और उसके पहले भी आप इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, हमने कभी भी ये देखने की कोशिश क्यों नहीं की कि ग्राउंड पर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं खुल रही है, और जो पुरानी है वो बंद क्यों हो रही है। अगर प्रदर्शन के कारण बंद हुई तो सरकारों ने बीच की कड़ी नहीं बनना जरूरी समझा, अगर किसी के दबाव में कुछ चीजें हुई तो सरकारों ने पार्टी बनना जरूरी नहीं समझा। हम जो था उसको भी तो नहीं बचा पाए। देखिए, अब इसमें क्या है कि आपका विषय अलग है और राजनीतिक विषय का मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं फिर वही वाली बात आएगी कि अपन पास्ट और उसकी राजनीति करेंगे। आप एक बार बताइए कि पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, 7 विधायक थे, 6 मंत्री थे, एक भी उद्योग धंधा राजस्थान में क्यों नहीं, भरतपुर में क्यों नहीं लगवा पाए? प्रस्ताव उनको नहीं बनाना था, सरकार के 6 प्रतिनिधि। नहीं, दूसरी बात में नहीं, पर एनसीआर की वजह से प्रस्ताव उनको नहीं बनाना था, प्रस्ताव तो लोकल बनना था, जो बनाया ही नहीं गया। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, एनसीआर के बिना ऐसे भी तो बहुत धंधे थे, अभी जैसे सीताराम जी बता रहे थे, जो एनसीआर के उससे प्रभावित नहीं होते, तो उन धंधों को प्रयास करने। माननीय जब विधायक जी भरतपुर के सुभाष गर्ग जी ने 2018 का चुनाव लड़ा था, सबसे पहला वायदा उनका ये था, उनके वायदों में कि भरतपुर में उद्योग धंधे लगवाना मेरी प्राथमिकता होगी। लेकिन ये तो रंजीता कोहली का भी वादा था। मैं तो एक धंधे की बात नहीं कर रहा, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये तो रंजीता कोहली का भी वादा था। अगर मैं लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से देखूं तो ये वादा तो रंजीता कोहली का भी था। अब रंजीता कोहली के टाइम पे आज की स्थिति है कि एनसीआर से हटाने के लिए प्रयास शुरू हो गए ना। आज प्रयास हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे द्वारा प्रयास शुरू किए गए कि किसी भी तरीके से भरतपुर को एनसीआर के लिए, और इसके लिए प्रस्ताव
लगातार कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं बताऊं, आपने एक बात कही थी कि कुछ धंधे बंद भी हुए, कुछ फैक्ट्रियों को फ्री होल्ड करके बेचा गया प्रॉपर्टी के रूप में भूमाफियाओं को, ये भी पिछले 5 साल में हुआ। ये क्यों हुआ? इसके भी मतलब आप तो धंधे को चालू करवाने बजाय जमीनों को बेच रहे हो फ्री होल्ड करके। ये भी इन समय में हुआ। जो रोजगार का ही नहीं थी, आपने उनको प्रॉपर्टी माफियाओं को बेच दिया। तो मेरा कहना यह है कि हमको इस अब सरकार के अंतर्गत ये सोचना है कि किस तरीके से भरतपुर में कौन से धंधे, देखिए एनसीआर से निकालने का भी समय लगता है, अभी जाते काम बाउंड होता है कि लेकिन विधानसभा में प्रस्ताव लाकर भेजा जा सकता है सेंटर को, जैसा कि दूसरे स्टेट में भी हमको देखने को मिला था। मेरा सवाल दयाचंद पचौरी जी से अब है। दयाचंद पचौरी जी, आप ही लेकर आए एनसीआर और सिर्फ पाबंदियां ही ला पाए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या उद्योग धंधे लगेंगे ही नहीं? क्या हमारे बच्चे वहां पर काम करेंगे ही नहीं? क्या हमारे बच्चों को पलायन ही देखना होगा? सर प्रथम समाचार प्लस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें हम सब लोगों को जोड़ा। आदरणीय अभी हमारे जो है दीपक लवानिया जी जो बात कही, जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, जिस एरिया में बैठा हुआ हूँ सन 80 से, मैं जानता हूँ अगर वो सेमको वैगन फैक्ट्री चल रही थी, उसमें कई कारण सामने आए। चलो किसी नेताओं के आए, किसी के आए, कैसे आए, लेकिन वो उसके बाद किसी भी तरह का जो प्रयास किया गया, वो प्रयास करके यहाँ एक बैगन फैक्ट्री को खोला गया। और बैगन फैक्ट्री को जब खोला गया तो आप उसमें देखेंगे 250-300 आदमी काम कर रहे हैं। और 250-300 आदमी 200 रुपए पे काम कर रहे हैं। आप देखिए उनकी मजबूरी की फायदा कैसे उठा रहे हैं। यहाँ तेल मिले में लगे हुए हैं, तेल मिलों को लगते लगते उस पर नकेल कौन कसता? हमारे आदरणीय आपने क्या किया दयाचंद जी? आपने क्या किया कि आपको लगा कि हम एनसीआर बना देंगे तो मजा आ जाएगा और लोगों का वोट मिल जाएगा? आपने एनसीआर बना दिया, उसके बाद आपने दिया क्या? अगर कोई 200 रुपए पे काम कर रहा है तो उसे आपने रेगुलेट क्यों नहीं किया? बहुत ही नुकसान हुआ है। हाँ, नहीं तो आपने रेगुलेट क्यों नहीं किया? हुआ है एनसीआर जी, मैं ये कह रहा हूं आपने रेगुलेट क्यों नहीं किया? अगर 200 रुपए कोई कंपनी दे रही थी तो आपको रेगुलेट करना चाहिए था, आपने रेगुलेट नहीं किया। एनसीआर से हटाने का प्रस्ताव विधानसभा पास कर सकती थी, लेकिन विधानसभा ने पास नहीं किया। कई बार हुआ है। लेकिन जो छोटी फैक्ट्री आगे अपन चाहते हैं कि ये भी नहीं भाग जाए, ये भी भागने के लिए तैयार है। भाई परफेक्ट पोल्ट्री थी, डालमिया डेयरी थी, आप ऐसी फैक्ट्रियां थी जिसमें कम से कम जो शहर का जो आधा पैसा जाता कौन दिलाता दयाचंद जी? 10 तारीख को उनको भरोसा कौन दिलाता कि आप मत भागिए, हम आपके साथ हैं? नहीं, सरकार नहीं दिला पाई। इसमें केंद्र सरकार का सहायता होती है तो बहुत सारे काम सफल होते। केंद्र सरकार से तो आप ही लड़ते रहे और केंद्र सरकार आपसे लड़ती है। बिल्कुल लड़े हैं, स्टेट के लड़े हैं सब। हाँ, तो आप लोग बस लड़ते ही तो रहे ना, उससे मिला क्या? मिला तो कुछ भी नहीं। जो नहीं मिला है उसके लिए प्रयास करने चाहिए। और सभी नेताओं को बैठ के, सभी पार्टी के, जो भी पार्टी है, जिस तरह से बीजेपी है, कांग्रेस है, जो भी पार्टी है, मेरा मानना है सबको इस बात पे विचार करना चाहिए। और पुनः इस तरह के उद्योग धंधे आ जाएंगे तो बहुत काम सफल हो जाएगा। ठीक है। मैं एक ऐसा फैक्टर भी रहा है इन इंडस्ट्रीज के बंद होने या ढंग से काम नहीं कर पाने के पीछे, जिस पर खुलकर कम ही बोला जाता है, लेकिन मैं उस समस्या को भी एड्रेस करना चाहूंगा। दीपक लवानिया मेरे साथ है। दीपक, एक कास्ट का भी फैक्टर रहा है भरतपुर में। मेरी अपनी जितनी स्टडी मैंने की है उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कास्ट के कर्मचारी या लेबर अधिक हो गए थे, जिसकी वजह से यूनियन बाजी भी जमकर हुई। और उन लोगों ने ये भी समझ लिया कि अब चूंकि हम ही ज़्यादा हैं, कंपनी प्रबंधन को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा, तो स्ट्राइक्स कर करके ताश के पत्ते खेले गए, पार्टियां हुई। पर चूंकि कास्ट के ग्रुप का मसला था, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां इससे पीछे रहने में ही अपनी भलाई समझती नहीं। दीपक, स्वप्निल, कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इन फैक्ट्रियों को बंद होना पड़ा। जैसा कि आपने बताया, कास्ट वाली बात ये भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनके पारिवारिक झगड़े भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स हुई थी यूनियनबाजी की, वो भी कारण थे। इसके अलावा बाहरी जो मजदूर थे, जैसे बिहार बंगाल के मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी इन फैक्ट्रियों में, उनको लेकर भी विरोध होता था। कई बार कई वजह रही जो इन फैक्ट्रियों को बंद होना पड़ा। लेकिन जो गड़े मुर्दे हैं उनको हारने से कोई फायदा नहीं है, मेरा ये मानना है। अब मुख्यमंत्री हैं, भरतपुर के बने हैं, भरतपुर के निवासी हैं, भरतपुर के नागरिक हैं। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश, जो कि पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के, भरतपुर को जोड़ते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा भी लगती है। नहीं तो फिर एक सवाल मेरा ये भी हो जाता है कि अगर जब एनसीआर आपको बनाया गया तो आपको यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स के लिए एक प्रस्ताव बनाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है एनसीआर रीजन की, उसके पास जाकर एक भी प्रस्ताव का न भेजा जाना, क्या ये बड़ी राजनीतिक विफलता नहीं है दोनों ही दलों की? बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि अब तो
जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ने की बजाय इस पर काम होना चाहिए। दोनों ही दल मिलकर, और भी जो दल हैं वो सभी मिलकर, और भरतपुर की जनता भी इसमें सहयोग करे कि भरतपुर में उद्योग धंधे स्थापित हो सकें, और जिससे लोगों की जो बेरोजगारी का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है वो कम हो, अपराधों का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है वो कम हो, और जिस तरह की फैक्ट्रियां पहले संचालित होती थी, डालमिया, GW, ये सब हो सकता है। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं सीताराम जी, आप देखिए क्या है कि बिटवीन द लाइंस पढ़ना व्यापारियों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। मैं ये कह रहा हूं एनसीआर के होने का फायदा हो सकता है, बशर्ते कि डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहां से प्रस्ताव बनाकर भेजे तो जाएं, पर प्रस्ताव बनाकर भेजे ही नहीं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, एनसीआर को टोटली हटाकर प्रस्ताव भेजकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए, या फिर एनसीआर को रखे रहने दिए जाए और फिर प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए? देखें तो सही कि ये रोड कहां ले जाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एनसीआर का इन लोगों ने फायदा ही नहीं लिया, प्रस्ताव बनाया ही नहीं। और ना केवल पॉलिटिकल, मैं आपको नाम लेकर के कलेक्टर का कह सकता हूं कि मैंने उनको बहुत कहा कि आप बनाइए, लेकिन हम कोई लोन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अरे लोन से तो टाटा बिरला भी चलते हैं, मैं उन कलेक्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरी बहुत लड़ाई हुई है। तो पहली बात तो ये कि हमने एनसीआर का फायदा ही नहीं लिया, और एनसीआर का फायदा लेकर के आज अलवर कहाँ मौजूद है, तो इसलिए एनसीआर की दोष नहीं दे सकते हम नहीं दे सकते। हमारी जो अकर्मण्यता है उसको हम एनसीआर पर नहीं थोप सकते। आज भी यूपी को योगी जी बार बार सारे डिस्ट्रिक्ट को ले रहे हैं एनसीआर में कि भाई वो अगर भरतपुर हटता है तो हमारा ये जिला हमारा तैयार है। तो पहली बात तो ये है, तो इन लोगों ने नहीं बनाए प्रस्ताव। और अगर आप आज भी मैं कह सकता हूं कि अगर ये प्रस्ताव बनाए, ऐसा कोई कलेक्टर हो, प्रशासन अगर इस तरह के हो, तो उसको हम भी सहयोग कर सकते हैं कि एनसीआर में प्रस्ताव बना के भेजे, तो क्योंकि ऑल्टरनेट चीज आनी पड़ेगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हाँ मैं 1 मिनट और लूंगा, मैं आपकी 1 मिनट और लूंगा। जो फ्यूचर की लाइन जो आप दीपक जी कह रहे थे, मैं उसको जोड़ देना। जोरेरा इंडस्ट्री एरिया, एक भेवाड़ी इंडस्ट्री एरिया, दोनों बराबर की दूरी पे हैं दिल्ली से, लेकिन आज 37,000 यूनिट है वहां से दिल्ली से हटी, और भी हट रही है वहां पे दिल्ली से। तो आज हमारा जोरेरा इंडस्ट्री एरिया डेवलप नहीं हुआ। अभी भी समय है कि जोरेरा इंडस्ट्री एरिया को डेवलप किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भरतपुर को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, ये मेरी मांग रही है, मैंने इसको कंसेप्ट को फ्लोट किया है। भरतपुर को क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म और एग्रीकल्चर चलेंगे अधिकतर, तो आप टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट बनाइए, क्योंकि ये टूरिज्म का हब है। आज अगर हम भरतपुर को मैं कदम आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि टूरिज्म डिवीजन बनाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे संभाग में बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ, टूरिज्म डिवीजन और भी अच्छा वर्ड है, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब गोल्डन ट्राइंगल अगर रोड्स का है, तो गोल्डन ट्राइंगल आप सेंचुरीज का क्यों नहीं बनाइए? एग्जैक्टली है, सरिस्क का है, आज आपका ठीक है। ये है। मैं अब इस पे थोड़ा सा, शैलेश कौशिक जी, मुझे लगता है कि सियासत एक बार फिर इस मसले को गलत चश्मे से देख रही है। पहले तो बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से एनसीआर को ले आया गया। अब ये भी हम देख रहे हैं कि सियासत किसी तरीके से उससे पल्ला छुड़ाना चाह रही। मैं कह रहा हूं एनसीआर के साथ भी चीजें हो सकती थी, लेकिन किसी ने ट्राई नहीं किया। एक भी प्रस्ताव जाता तो हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड होता कि प्रस्ताव के बाद क्या। हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है ही नहीं, क्योंकि हमने प्रस्ताव बनाया ही नहीं। और प्रस्ताव किसको बनाने थे ये आप भी जानते हैं और दयाचंद जी भी जानते हैं। शैलेश जी, देखिए स्वप्निल जी, आपकी बात सही है, लेकिन बात यह है कि अगर आप हम पीछे के अतीत को खंगालेंगे तो वो स्थितियां होंगी कि बार प्रतिवार डिबेट होती रहेंगी। बात यह है कि अपन किस तरीके से, चाहे वो एनसीआर को रखते हुए और चाहे एनसीआर को हटाने के लिए कारण। आज भरतपुर के आम जनमानस की एक धारणा है कि एनसीआर के कारण भरतपुर बहुत पीछे चला गया। आम जनमानस में धारणा आज अंतर्निहित है कि भरतपुर एनसीआर के, चाहे वो घना हो, चाहे वो ताज को, चाहे वो भट्टी हो, सब कारण कोई भी धंधा हो, कई बार पैसा पॉलिसी मेकर्स इससे निपटेंगे ना। पर पॉलिसी मेकर्स कोई निर्णय तो ले। पॉलिसी मेकर्स तो अभी भी द्वंद में क्या करें क्या? वही तो आज की स्थिति ये है कि लोगों की एक आम धारणा ये है कि आप एनसीआर को हटाएंगे तो भरतपुर का विकास आगे होगा। आज स्थिति यह है कि एक बात बताइए, आज जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, अभी भजन लाल जी की सरकार आई है, भजन लाल जी 2 बार भरतपुर आए। आप उनकी देखिए भरतपुर के प्रति जो उनकी विशेष स्नेह है उसका देखिए। जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए थे तो भरतपुर के प्रबुद्ध 20-25-30 लोगों को बुलाया था, जिनमें राजनीतिक दलों के लोग भी थे तमाम, और पूर्व और व्यापार संगठनों के लोग थे। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही थी उस दिन कि आप जयपुर जाते हो सरकार के पास और मैं सरकार के रूप में हूं आपके पास, आप मुझे प्रस्ताव दीजिए क्या करना है, आप बताइए किस तरीके से भरतपुर आगे बढ़ेगा, रोजगार में आगे बढ़ेगा, सीताराम जी तो लाइव प्रस्ताव दे रहे हैं। सीताराम जी तो लाइव प्रस्ताव दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रस्ताव गए नहीं है। मेरी बात तो ये लाइव प्रस्ताव इसमें दे रहे,
ये प्रस्ताव, अब ये सीताराम जी प्रस्ताव दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छा प्रस्ताव है। और लेकिन ये प्रस्ताव मैं आपको बता रहा हूँ, अतीत के मुख्यमंत्री जी जब आए थे 1.5 महीने पहले, जब उन्होंने मांगे थे कि आप मुझे बताइए, उन्होंने ये भी कहा था मैं दोबारा आऊंगा जब आप मुझे बताइए क्या करना है भरतपुर के लिए। और अभी थोड़े दिन पहले जब वो आए थे, जब भी उन्होंने भरतपुर कहा था, अपनी सारी योजनाएं बताई थी। तो निश्चित रूप से हमको क्या हो आगे गया सोचना है, है कि अब किस वक्त ऐसा तरीके आ से गया है कि विजन से मुख्यमंत्री ज्यादा मिशन की जरूरत है। इस बात को राजनीतिक दलों को भी समझना होगा। अभी फिलहाल विजन काम बिल्कुल, नहीं मिशन भी करेगा, अब इस मिशन भरतपुर के चाहिए। लिए। दयाचंद पचौरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मिशन मोड पर अगर कांग्रेस ने कुछ सोचा होता तो हो चुका होता, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि बीजेपी जो भी करेगी कांग्रेस को उसका विरोध करना है, और करना ही है, यही आपका सियासी धर्म है। इस चक्कर में ये विकास और लटक जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कितने ही सजेशंस दे दें, कितने ही मिशन बना लें, आप चीजों की गति को रोक सकते हैं। देखो, मैं कई डिबेट में भाई साहब के साथ रहा हूं, सीताराम भाई साहब ने कई बार ये उठाया है। ये ऐसा नहीं है स्टेट में नहीं उठाते हो, लेकिन केंद्र सरकार ने कभी किसी तीर का गौर नहीं किया। ये आप मान के चलिए, पर केंद्र सरकार तो तब गौर करती है ना जब आपने डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई प्रस्ताव भेजा होता। आपने भेजा ही नहीं है। नहीं, भेजा नहीं है, ये कैसे कह सकते हो भेजा नहीं है? ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, ये तो आंकड़ों में लिखा है। डेवलपमेंट हाँ, तो अथॉरिटी बस बता देगी 0 प्रस्ताव पहुंचे हैं। पब्लिक में से मैं भी आपको आश्वासन दे रहा हूं, भेजे भी हैं, लेकिन सरकारों का मत है कि वहां ऊपर केंद्र सरकार ने इसको हरदर्मी से नहीं माना। अच्छा, आप राजस्थान सरकार में भी बीजेपी की सरकार है और हाँ। केंद्र में भी सरकार है, अच्छी बात है। कौन मना करेगा, कौन बात करेगा? आपस में सरकारें बैठ के बात करें और इसको बहुत अच्छी तरह से निभाएं जिससे व्यापारिक धंधे लगे। ठीक है, आपने कहा कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हालांकि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। अभी टेक्निकली तो आप सेंटर की गवर्नमेंट को सेंटर न माने, लेकिन क्या आप भविष्य में भी सेंटर की गवर्नमेंट बीजेपी की देख रहे हैं? आपके स्टेटमेंट से कुछ कुछ तो ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल दीपक लवानिया जी, नहीं हो जाता है सर, हो जाता है। बातें कर रहे हो, सरकार किसकी आए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। ठीक है। दीपक लवानिया, क्लोजिंग कमेंट। देखिए स्वप्निल, 1952 से लेकर और 2024 तक भरतपुर लोकसभा सीट से राज परिवार के सदस्य कई बार चुनकर लोकसभा पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट भरतपुर से सांसद चुने गए थे। कुंवर नटवर सिंह भरतपुर से 2 बार सांसद चुने गए थे। ठीक है ना? बाबू राज बहादुर के अलावा किसी भी नेता ने भरतपुर को उद्योग धंधे के मामले में आगे लाने का प्रयास नहीं किया। नटवर सिंह जी ने कुछ प्रयास जरूर किए थे, जैसे कि उन्होंने एक फैक्ट्री चालू कराई थी यहाँ स्टार वायर के नाम से सेवर में, लोधाबाई में। इसके अलावा ऑयल डिपो उन्होंने शुरू कराई, छोटे मोटे और कई ऐसे उद्योग धंधे स्थापित कराए थे। लेकिन जिस तरह की फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, ऐसी एक भी फैक्ट्री अभी तक भरतपुर में स्टार्ट नहीं हुई है। आवश्यकता है, अब मुख्यमंत्री भी भरतपुर के हैं, लोग उम्मीद देख रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ मिलकर, डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर हो सकता है भरतपुर में कोई बड़ा उद्योग धंधा स्थापित कराएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिल सकेगी। कुल मिलाकर देखिए, वक्त की मांग है और किस्मत से वक्त अभी फिलहाल साथ है। इस तरह की कंडीशंस भरतपुर के लिए बन गई हैं बड़े लंबे वक्त के बाद। जिसका फायदा भरतपुर को मिल पाता है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार कर देखना होगा कि भविष्य में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।